हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं HPSC PGT स्क्रीनिंग पेपर सॉल्यूशन। और ये उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है जो 2023 में वैकेंसी निकली थी और हिंदी विषय का भी है, और साथ ही साथ इसमें 20 क्वेश्चन वो भी हैं जो अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भी अगर इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन 80 जो क्वेश्चन है मैं सभी के 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। और क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ क्वेश्चन पेपर भी आप सोल्व करवा दीजिए, तो ये स्क्रीनिंग का पेपर है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि जो एक मैंने वीडियो डाली थी हाउ टू क्रैक HPSC PGT एग्ज़ाम, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। उस पर भी मैंने काफ़ी कुछ बताया है। तो आज हम इस पेपर को देखो, शुरू से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में 17 पेजेस हैं और यहाँ पर ये सब लिख रखा है, इनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या जो है ये 100 है, आपको ध्यान रखना है। 100 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। और क्या हो रही है, क्वेश्चन पेपर आएगा और पूर्णांक 100 नंबर ही होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे। समय आपके पास 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो वो ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। यदि कोई अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। ये वाला ना, कईयों को ये पॉइंट समझ में ही नहीं आ रहा था। यानी कि 10% से अधिक प्रश्न, यानी कि 10 से ज़्यादा कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी, नहीं तो आपकी जो आंसर शीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और बाकी तो ये अपनी जर्नल बातें कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और शुरू करते हैं हम एक एक क्वेश्चन को। और सबसे पहला ही प्रश्न है, देखना सारा NCERT में से लिया गया है, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टफ नहीं था, स्क्रीनिंग पेपर आसान ही आता है। तो अब पहला ही प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के विकास के संकेत है। अब ये +2 में एक अतीत में दबे पाओ ओम थानी द्वारा रचित एक चैप्टर है और निबंध है, उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के विकास के संकेत है। तो देखो, हम सब इसका आंसर राष्ट्रकूट करके आए थे, लेकिन आंसर के में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो सर्वप्रथम ये बॉय सर्विस के पद पर नियुक्त हुए थे, ठीक है। आरगवद किस पेड़ का नाम है? ये उसमें ये चैप्टर का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये सिरिस के फूल नामक पाठ में से लिया गया है ये क्वेश्चन। और ये किस पेड़ का नाम है? ये अमलतास का। प्रश्न नंबर 3 का सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो आपको पता है कि जाति प्रथा जो है ये भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन व जाति प्रथा इस पाठ का नाम है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये लिखा है और +2 की बुक का ये लास्ट चैप्टर है। तो ये उसको निष्क्रिय बना देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरा की ढाणी को लोग किस नाम से जानते थे? तो ये बिल्कुल मेरा सही था, 6BC मैंने अपने मन में ऐसे बैठा रखा था, ठीक है, 6BC। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 5वें का सी। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पर काफ़ी वो हुई थी, दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? तो दरोगा का स्वभाव किसी ने, तो देखो पाठ के आधार पर तो हम ईमानदारी करके आए थे, लेकिन आंसर के में इसका ईमानदारी ही माना है भाई, 6 ही माना है और मैंने तो ईमानदारी ही किया था इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मैं ऑफिशियल आंसर की से आपको ये बता रही हूँ, मैं कगोर का वृक्ष हो रहा हूँ ना मालूम कब गिर पड़ूं। ये नमक का दरोगा पाठ से लिया गया है, जो कि 11वीं की क्लास में ये बुक लगी हुई हिंदी NCERT की, उसका पहला ही अध्याय है। तो मैं कगोर का वृक्ष हो रहा हूँ, ये बात किसने कही? इसमें भी काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज हुए थे और आंसर की में X लिख रखा था। इसका मतलब सभी को इसका मार्क्स दिया गया होगा या तो, क्योंकि वंशीधर जो है ना, एक तो है दरोगा, दरोगा को क्या कहते हैं हम? मुंशी भी कहते हैं। तो मुंशी ये तो वो सिपाही था, ठीक है, और उसके बाप का नाम था वंशीधर। और अगर हम देखें मुंशी वंशीधर, तो मुंशी वंशीधर तो हो गया दरोगा, मान लेते हैं, और वंशीधर उसके पिताजी का नाम था, तो इसका राइट आंसर आना था सी।
लेकिन यहाँ पर x दे रखा है क्योंकि सभी को शायद इसके मार्क्स दे दिए गए होंगे, इस तरीके की इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया। तो ये भी एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के आरो भाग 1 में से ली गई है। और जो रोटियां बनाई जाती हैं ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित अध्याय है मियां नसीरुद्दीन, और ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित जो संस्मरण है हम हसमत में से ये लिया गया है। तो इस पाठ में क्या है, बाकर खानी, ताफ तान और शीरमाल, ये 3 तरह की रोटियां हैं, तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए। तो प्रश्न 9 का सही आंसर हो जाएगा पालसीट गांव माना है इसने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है तो इसका गुलाब सिंह आएगा। प्रश्न नंबर गुलाब सिंह नहीं, ये जोरावर, क्योंकि मैं गुलाब सिंह पे टिक मार के आई थी, तो जोरावर सिंह आ जाएगा। और प्रश्न नंबर जो 11 है, वे आंखें कविता किसके द्वारा रचित है। तो वे आंखें आप सभी को पता है कि ये किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। और अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ पर किस किताब में है। ठीक है, अगर ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैम इसे एक बार आप एक्सप्लेन करके बताएं कि कहाँ से कौन से चैप्टर में से है, तो ये मैं आपको बता दूंगी बाद में दूसरी वीडियो में, नहीं तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और अक महादेवी की इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। तो ये वीर शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और प्रश्न नंबर 13, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपको बताना है, इसका हो जाएगा वह धीरे से बोलता है, मतलब बोलना क्रिया और इसकी बता रखी है धीरे से, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 है, दुल्हे को पत्तल नहीं बारातियों को थाली। तो ये क्या है, दुल्हे को तो इसमें है दुल्हे को पत्तल नहीं। प्रश्न नंबर 14, दुल्हे को पत्तल नहीं बारातियों को थाली लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इस बात का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुभवहीन व्यक्ति बड़ी गलतियां कर देता है। ठीक है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा ज्ञात कीजिए। आपको संज्ञा बतानी है। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बोस स्वदेश लौट आए। तो इसमें प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रस्तुत विराम चिन्ह का उचित विकल्प छाटिए। प्रस्तुत, ये आपको कोमा दे रखी है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है। प्रश्न नंबर 16 का तो ये अल्प विराम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। तो इसके बारे में बताना है आपको, लोकोक्ति का चयन करना है, कौन सी लोकोक्ति का सही आंसर है। तो हम बहुत पढ़ते आए हैं, एक अनार 100 बीमार। अगला प्रश्न है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, जिसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय, मतलब जिसका निर्वाचन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो 18 का सी सही होगा। है और हे शब्द युगम का सही अर्थ ज्ञात करना है आपको, तो आपको इसको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको पता है बाजी, घोड़ा, तुरंग, ये इसका घोड़ा का पर्यायवाची है, और हे की दृष्टि से देखना जैसे कि नीचा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बिना उपसर्ग का शब्द बनाना है, जैसे परिपूर्ण में परि उपसर्ग है। ठीक है, वी प्लस ख्यात, तो इसमें विख्यात होगा। सु प्लस गम, तो इसके हिसाब से प्रश्न नंबर 20 का जो है डी ऑप्शन होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर पूछा था हुक्म किस भाषा का शब्द है, प्रश्न नंबर 21, तो इसी में भी आंसर के में ना एक्स लगा रखा है, ये मतलब सभी को इसका या तो मार्क्स दिया गया होगा, और क्योंकि ये उर्दू और फारसी दोनों में था, उर्दू और फारसी दोनों में इस शब्द को कहीं कहीं अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन इसका ढंग से भाई एक तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, तो इसमें आप जो लगाएं वो मान सकते हैं।
प्रश्न नंबर 22 है, किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में कितने घंटे तक रख सकती है। तो ये आपने सुना होगा कि भाई 22 का 24 घंटे तक, मतलब गिरफ्तारी को कस्टडी में किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस अपनी कस्टडी में कितने घंटे रख सकती है, तो 24 घंटे तक रख सकती है। ठीक है। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी दर्शाई गई है। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर है वो 7196 ये दर्शाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की वाणी को सदुकड़ी भाषा कहा है। ठीक है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। तो ये आप सभी को पता है कि पति रूप में करती है। और उसके बाद है, अक किस भाषा का शब्द है। तो अक महादेवी जो है एक मराठी की कविता थी। ये 26 का जो सॉरी 26 का जो है सी आंसर सही होगा। कन्नड़ की मीरा कहते हैं अक महादेवी को, तो ये कन्नड़ आ जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 26 के बाद हमने कहाँ तक कर लिया, 26 हो गया। हाँ, 26 के बाद 27 आता है पतंग कविता। तो सभी को पता है कि पतंग कविता जो है बिंब प्रधान कविता है। पतंग कविता में बिंब बहुत ज़्यादा है। कैमरे में बंद अपाइज कविता किस श्रेणी की कविता है। तो ये आपको बताना है कि ये छंद मुक्त कविता है, क्योंकि ये कैमरे में बंद अपाइज रघुवीर साई द्वारा रचित है। और ये छंद मुक्त क्योंकि छायावाद के समय में ही कविता को मुक्त छंद करने की बात कही गई थी, छंद मुक्त करने की कही गई थी। और रघुवीर साय जो है उसके बाद के कवि हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का सी मुक्त छंद इसका सही आंसर हो जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गद्य रचना, अब इसमें से भी काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे। तो प्रश्न नंबर 29 का काले कारनामा। ठीक है। नारु हेतु प्रिय भाई गवाई किस कवि की कविता की पंक्तियां हैं। तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 30 का सी। महादेव वर्मा का भक्तिन जो रेखा चित्र है वो किस प्रकार का रेखा चित्र है। प्रश्न नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 31 का बी, संस्मरणात्मक, मतलब जो रेखा चित्र है वो संस्मरणात्मक है। भक्तिन +2 में लगी हुई है। ये पुस्तक का पहला ही अध्याय है। लता मंगेशकर से पहले की लोकप्रिय गायिका का नाम बताइए। तो नूरजहां थी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 32 का। और मालकोस किससे संबंधित है ये आपको सही बताना है। प्रश्न नंबर इसका डी सही हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है। एक विशेष समुदाय जो कुएं खोदने में दक्ष होता है उसे कहते हैं चेलवांजी। तो 34 का बी सही आंसर हो जाएगा। और नाट्य शास्त्र के रचयिता सभी को पता है कि भरत मुनि थे। और उसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है। तो ये सभी को पता है कि भैरव राग गाया जाता है। और प्रश्न नंबर 37 है, मनोहर श्याम जोशी की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला। तो प्रश्न नंबर 37 का सही हो जाएगा, ये कयाप पर मिला था। और आनंद यादव के आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो ये 1990 में मिला था। 1938 का बी आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शहर की आबादी कितनी थी। तो ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39। तो इसमें 20,000, 30,000, 25,000, 35,000। तो इसकी 20 या 25 या 30 के आसपास थी। कंफर्म तो मुझे भी नहीं, 100% तो 25,000 थी या 30,000 थी, इनमें से इसका ऑप्शन है। लेकिन जो फाइनल आंसर की आई उसमें ऐसे एक्स दे रखा है, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन में कोई मिस्टेक रही होगी या सभी को उसके मार्क्स दिए गए होंगे। प्रश्न नंबर 40 जो है, पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर बड़ी बस्ती के एक हलके का नाम था। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा डी के जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। और एन फ्रैंक की 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। अगला प्रश्न है, एन फ्रैंक की 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 41 का भी सही आंसर होना चाहिए 17 जून, 15 जून, 13 जून। तो सोमवार 19 जून। भाई एक बार देख लेना, किसी बुक में कुछ दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है। तो इसका आप बुक में चेक करके मुझे कमेंट करके बताना। बाकी जो आंसर की दी गई थी उसमें भी इस क्वेश्चन पर भी एक्स लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये मुझे अब ध्यान नहीं है, शायद 13 जून थी इसका आंसर, सही आंसर, या 15 जून था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है।
ठीक है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से कब निकलना प्रारंभ हुआ? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सन 1826 में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत हुई, तो वो कब हुई थी? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 43 का 15 सितंबर 1959 को। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? मूक फिल्म मतलब पहले एक होता है मूक और मूक का विपरीत होता है वाचाल। तो मूक होता है मौन और वाचाल होता है बोलने वाला। तो पहली मूक फिल्म बनी थी 1913 में और पहली वाचाल फिल्म फिर इसका उल्टा हो जाएगा 1931 में, बोलती फिल्म आलमारा जो बनी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर होगा, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है, ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लुइस बोर्खेस। ठीक है। और इसके मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगी। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, तो प्रतिरोध हम कहाँ पर दिखा सकते हैं? आप ये बताओ कि प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर होगा रंगमंच। ठीक है। जहाँ नाटक अभिनीत किया जाता है रंगमंच पर। तो ये अव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न था। अब ये नेक्स्ट प्रश्न भी अव्यक्ति और माध्यम का ही है। टिप्पण का उद्देश्य होता है, आपने सिलेबस समझ लिया होगा, सिलेबस की मैंने वीडियो डाल दी थी, एक नहीं देखी है तो आप देख लें। प्रश्न नंबर 47 का आंसर है, टिप्पण का उद्देश्य होता है कि मामलों को नियमानुसार निपटाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, किसी संस्थान की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसे किस माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर होता है प्रेस विज्ञप्ति, मतलब प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन क्या कहलाता है? व्यक्ति विशेष के बारे में तो ये आपको पता ही है, बहुत ही आसान है, संवृत्त, जिसको इंग्लिश में बायोडाटा कहते हो। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नमक की गाड़ियाँ कानपुर जा रही थी, ये भी नमक का दरोगा में से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्टिव पेपर में से भी इसमें एक प्रश्न आया था और 2 स्क्रीनिंग में देखने को मिल रही हैं, एक दरोगा वंशीधर वाला और एक ये। रजनी एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो रजनी एकांकी में प्रश्न नंबर 51 का आपको बताना है 7 दृश्य हैं। और प्रश्न नंबर 51 के बाद प्रश्न नंबर 52, आत्मा का ताप को किसने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और मधु बीज जोशी ने इसको अनुवाद किया है। प्रश्न नंबर 52 का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13, सबसे खतरनाक कविता, जो कि ये पंजाबी एक कवि थे पास, जिसने ये लिखी है, सबसे खतरनाक कविता मूल कौन सी भाषा में थी? तो ये मूल रूप से पंजाबी भाषा में थी, और क्योंकि इसके कवि जो हैं पास वो पंजाबी कवि थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? तो ये प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ गया ये 1900, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर 1929, ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, कवियों की कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है। कवितावली में कितने कांड हैं? देखो ये भी पूछे गए हैं, बहुत बिल्कुल ही आसान है। तो कवितावली में 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 56 का डी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, देखो आसान भले ही हो लेकिन नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। भगतिन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो भगतिन का जो विवाह है वो हंडिया गांव में हुआ था। देखो हसिया और हंडिया कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चार्ली का पिता कौन था? तो चार्ली के पिता एक यहूदी थी। प्रश्न नंबर 58 का सी हो जाएगा। सीरीज के फूल, मैंने अभी बताया था, सीरीज के फूल में अमलतास वाला प्रश्न एक पहले आ गया है और दूसरा प्रश्न अब आया है। तो सीरीज के फूल कैसा निबंध है, किस प्रकार का निबंध है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और 59 का ए सही ऑप्शन होगा, ये एक ललित निबंध है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो ये बहुत ही आसान था, या तो संज्ञा के 3 भेद या संज्ञा के 5 भेद। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। प्रश्न नंबर 60 के बाद प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द, एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, देशज, विदेशज।
ठीक है, तो तत्सम शब्द बताना है, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो 61 का बी जो है सही आंसर होगा। शतदल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 62 का डी। तो शतदल कमल का पर्यायवाची है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो दो भेद हैं। और सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है। वैसे तो ये अगर मैं पेपर सोल्व करवाती तो कम से कम इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही जल्दी करवा रही हूँ। और सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले, तो सरेपा को राहुल सांस्कृतैन जो है ये हिंदी का पहला कवि मानते हैं। 64 का सी। सिद्धों की संख्या, तो सिद्धों की संख्या 84 है। और अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, जायसी कृत रचना है। प्रश्न नंबर 67 बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन किया गया? तो बीजक जो है ये कबीरदास जी द्वारा लिखे गए पदों का संकलन है। तो प्रश्न नंबर 67 इसका ए आ जाएगा सदुकड़ी भाषा में, क्योंकि वो तो खुद कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, ठीक है। तो ये सदुकड़ी भाषा में। और रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा, ये सभी को पता है कि रीतिकाल का अधिकांश काव्य सारा ही ब्रजभाषा में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 68। फिर प्रश्न नंबर अगला है 69 कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का। और चौपाई छंद में कितनी मात्राएं हैं? प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर आपको करना है। तो 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। वाणी वीणी और वेणी व की आवर्ती के कारण इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये सभी को पता है आपको कि इसका अनुप्रास अलंकार होगा। और मुख चंद्र के समान सुंदर है। मुख को चंद्र के समान बताया गया, तो इस वाक्य में मुख क्या है? प्रश्न नंबर 73 का सही आंसर बताना है उपमेय। तो देखो यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक उपमेय और एक उपमान। तो जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाता है। यहाँ पर मुख की तुलना कर रहे हैं तो मुख उपमेय है, और किसके साथ हो रही है? चंद्र के समान बताया जाए तो चंद्रमा उपमान है, ठीक है। गधा दहाड़ रहा है, वाक्य शुद्ध करना है आपको। प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर होगा गधा ना दहाड़ता है, ना भोंकता है, ना चहकता है, तो गधा रेंगता है। इसका सही 74 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है? तो इसमें प्रश्न नंबर 75 का कुलीनता का अभिमान, मतलब जिनको अपने ऊंचे कुल का अभिमान है उसको गलता हुआ सा प्रतीत होता है इस कहानी को पढ़ने के बाद। प्रश्न नंबर 76 है सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला? प्रश्न नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1948। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 कवि ने दक्षिण ध्रुव किसके लिए प्रयोग किया है? तो ये घने अंधकार के लिए प्रयोग किया है। 77 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 78 सेक्शन ऑफिसर की कलाई की घड़ी तथा कार्यालय की घड़ी में समय का अंतर कितना है? तो उसमें केवल 5 मिनट का अंतर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 79 तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, ये किस कवि की पंक्ति है? 79 का आपको आंसर बताना है। तो ये सेनापति की पंक्ति है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ये तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। मेरी वाली गलती मत करना, मैंने जल्दबाजी में प्रताप नारायण चौधरी लगा दिया था। मैंने पढ़ाई नहीं, प्रताप नारायण देखा और सीधा टिक कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू फाइनल तक पहुंची और 0.25 से मेरा सिलेक्शन रहा, तो कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 81 अब यहाँ पर मैं सीधा जो है आपके आंसर टिक करूँगी। प्रश्न नंबर 81 मैं यहाँ पर पढ़ूंगी नहीं क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। प्रश्न नंबर 81 का बी आंसर सही है, ये मैथ के सम है। और प्रश्न नंबर 82 जो है थीटा का सम है ये, तो इसका 82 का ऑप्शन ए सही है, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 83 का भी ऑप्शन ए सही है, 8/65। और आगे है प्रश्न नंबर 84 दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, तो उनकी परिधि का अंतर 32 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 84 का बी सही आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 85 है, ये भी मैथ का ही या रीजनिंग का सम जो भी है।
प्रश्न नंबर 85 का जो है ए आंसर बिल्कुल सही होगा, 36 किलोमीटर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 86। तो ये आप पढ़ लेना भाई, मैं इसके सिर्फ आंसर बताऊंगी, रीजनिंग का है। और प्रश्न नंबर 86 में बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। मेज के लिए धातु एक अच्छा मटेरियल है, मेज धातु से बनी होती है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन कौन सा इसमें सही है? 87 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 88 से फिर आपके आते हैं। तो 88 का मैं सही आंसर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनके ऑप्शन कहाँ पर हैं? प्रश्न नंबर 88 का ये यहाँ पर दिया हुआ है, और प्रश्न नंबर 88 का देखो ये दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ पढ़ने पड़ेंगे आपको इनके ऑप्शन। ये दे रखे हैं बी सी डी ई, ठीक है। अगर एक सही है तो ये टिक लगाना है, दूसरा सही तो ये टिक लगाना है, एक और दो दोनों सही तो ये टिक करना है। तो प्रश्न नंबर 88 का मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 88 का सी ऑप्शन आएगा। और प्रश्न नंबर 89 का आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन आ जाएगा 89 का। इसमें ए ऑप्शन सही आएगा, ये यहीं से छांटने आपको। इसका ऑप्शन ए सही आएगा 88। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 89। 89 प्रश्न है, एक नियत षटभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इनमें से बताना कि एक है या दो है या एक और दो है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो 89 का ऑप्शन ए सही है, आप पीछे करके देख लें। और आम की प्रति किलोग्राम कीमत क्या है? तो इसमें 90 का भी आंसर ऑप्शन सी सही होगा, आप वहीं पर जाकर देख लें। और भिवानी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भिवानी भानी का बिगड़ा हुआ रूप है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही है कि भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है और राजपुताना का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। 91 के बाद है 92, और 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा केवल ऑप्शन सी, मतलब सही है। बड़खल झील के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1, 3 यानी कि बड़खल नाम बेदखल शब्द के संभवतः व्युत्पन्न है। और उसके बाद सरकार ने एक कृत्रिम झील को पिकनिक कम हॉलिडे रिसोर्ट के रूप में तब्दील कर दिया। और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1, 3 और 4, ऑप्शन सी जो है 92 का बिल्कुल सही आंसर है। और प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का संबंध किस नगर से है? तो ये पानीपत से है, ये आपको ध्यान रखना, इनका प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 94 का नारनौल में स्थित जल महल किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो 94 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाह कुली खान। और बिलासपुर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 95 का ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद 95 के बाद प्रश्न नंबर 96, उस समय चंद्रयान छोड़ा गया था, चंद्रयान 3 करंट का क्वेश्चन था ये। और इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन बी सही है कि केवल एक ही दो सही, एक लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस है तो के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको बताना है, इसका ऑप्शन बी सही है। और आगे है प्रश्न नंबर 97। और 97 उस समय ये ब्रिक्स के बारे में दे रखा है आपको। तो 97 का सही आंसर है केवल ऑप्शन 1, ठीक है। और 98 प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको पढ़ना है प्रश्न नंबर 98 का, ये सभी तीनों ऑप्शन हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 98 का। और 98 के बाद प्रश्न नंबर 99 है, वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन सही बताना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है केवल 1। और इस तरीके के प्रश्न बहुत ही गलत होने की संभावना रहती है, जब तक आपको सारे पॉइंट्स के बारे में सही नॉलेज ना हो इनको आप टिक मत करना। देखो जिस शिखर सम्मेलन 20 जो दिल्ली में आयोजित हो रहा था, ये भी उस समय का करंट प्रश्न था। तो करंट के प्रश्न आप जरूर कर लेना, 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो 100 जो है 100 का आंसर सी सही होगा कि सभी तीनों सही हैं, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में, और मैंने सारे 100 के 100 प्रश्न आपको करवा दिए हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगे, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।